नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 22 जनवरी को दोनों पारियों में जीके के सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें से प्रथम शिफ्ट का वीडियो आ गया था। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हो। इस वीडियो में देखने वाले हैं 22 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 36 एग्जैक्ट हो जीके के सवाल। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होने वाला है। सेकंड शिफ्ट का वीडियो काफ़ी डिले हो गया, कारण क्या है, आज जो आपकी जीके के सवाल पूछे गए थे वो बहुत हार्ड सवाल पूछे गए थे। योजना से 4 से 5 सवाल पूछ रही थी, यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे। और आप कमेंट करके बताना इन 40 में से आपने जीके के कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सवाल आपके करेक्ट हो पा रहे हैं यहाँ से। इसकी पीडीएफ फाइल दोनों शिफ्टों की आपको एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर वो ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत से कैंडिडेट मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारे सवाल मिस हो जाते हैं एग्जाम में। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है तो कारण क्या है, मैथ वगैरह के सवाल है वो काफ़ी चैलेंज कर जाते हैं उनको, तो वो अटेम्प्ट कर नहीं पाते पूरी सवाल। तो यहाँ से प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक 9 वर्ष पर आपके लिए लेके आया है 299 रुपये में, 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। यहाँ पर अनलिमिटेड आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। इसमें भी यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, और जो अभी आपके एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उनके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। तो TTGK कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपकी प्रथम पारी का जो वीडियो आया था, एक सवाल में जो करेक्शन था, सवाल इस टाइप से पूछा गया था। सवाल नंबर जो 20 इस प्रकार था कि क्लीमेंट रिचर्ड एटली किस कमीशन के साथ भारत आए थे। मतलब उसमें मैंने प्रथम पारी की वीडियो में बता दिया था कि कैबिनेट मिशन के समय भारत कौन आए थे। यहाँ पर ये पूछा गया था कि एटली किस कमीशन के साथ भारत आए थे। साइमन कमीशन के साथ ये 1928 में भारत आए थे। एक और सवाल ऐड हुआ है प्रथम शिफ्ट के, उस वीडियो में 39 सवाल थे। एक और सवाल देखिएगा यहाँ पर, स्वाधार गृह योजना किससे संबंधित है। तो ये आपकी महिलाएं जो देश प्रताड़ना हो गई, घरेलू हिंसा हो गई, अन्य किसी कारण से घर से निकाल दी जाती हैं तो उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, वो शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ऐसी आश्रयहीन महिलाओं को आश्रय देने के मकसद से योजना थी स्वाधार गृह योजना। तो ये तो प्रथम शिफ्ट के सारे आपके 40 सवाल हो गए हैं, वीडियो आप देख लेना। और अब अपन देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो पहला सवाल देखिएगा आपके सामने, सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के सहयोग पर मार्च 2019 में भारत और किस देश के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए। तो ये ऑस्ट्रिया और भारत के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी के सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं MOU पर, वो भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य हुए हैं। 2020 में भी हुए हैं, 19 में भी हुए हैं। अगला सवाल देखिएगा, चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड रहती है जो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके ये सिल्वर सल्फाइड बनाती है जो एक तरीके से ब्लैक रहता है ये। तो यह कारण आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन के कारण। अगला सवाल, AR रहमान को 2 ऑस्कर पुरस्कार कब मिले थे। ये भी काफ़ी टफ सवाल था, 2009 में दिए गए थे AR रहमान को। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी रहती है जो ऑस्कर अवार्ड की, उसके तहत 2009 में AR रहमान को 2 ऑस्कर अवार्ड है वो दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, 3 मार्च को मनाया जाता है। एक आपके सवाल था, किस मंत्रालय से, आपसे 3 सवाल लगभग पूछे गए हैं कि कौन सी योजना किस मंत्रालय के तहत आती है, जरूर देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये सवाल ये है कि किस मंत्रालय के द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ 2018 में किया गया था, सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन ई सहज पोर्टल है। नेक्स्ट देखिए, पशु कल्याण विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कमेंट करके बताना सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट एग्जैक्ट ये क्या सवाल पूछा गया था। बहुत से कैंडिडेट ने ये बताया कि पशुओं के लिए तो प्रति जो क्रूरता रहती है उनके निवारण हेतु कौन सा मंत्रालय है वो जिम्मेदार है। और
किसी ने ये भी बताया कि पशु कल्याण विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पशु कल्याण विकास बोर्ड है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी वाली मिनिस्ट्री है, जो कि 2019 में ये मंत्रालय बना है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। सवाल यदि इस टाइप से पूछेंगे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अभी 2019 में इसका नियंत्रण भी यहाँ पर चेंज करके ये कृषि मंत्रालय को दे दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, किसानों को 6,000 रुपये की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जा रही है। तो ये योजनाएं जो मैंने 65 टॉप योजनाएं बताई थी, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वीडियो भी देख लेना, उनसे बाहर नहीं आया ये सवाल। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है किसानों को, और ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के नियंत्रित है, संचालित है इनके द्वारा। शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई है। और यहाँ पर बात करूँ उद्देश्य की, जो 6,000 रुपये है वो किस प्रकार है। तो देश के सभी छोटे, शुरुआत में जो इस योजना है शुभारंभ हुआ था, तो देश के सभी छोटे तथा सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन थी, उनको केंद्र सरकार के द्वारा सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में प्रदान की जा रही थी 2,000 रुपये की। लेकिन बाद में यहाँ पर संशोधन हुआ कि ये दोस्तों जमीन वाली जो शर्त थी ये फिर हटा दी गई, बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो सभी भूमि जोत वाले किसान को इसका फायदा अब होने वाला है। अगला सवाल देखिए, शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है। कौन सा कुंभ मेला लगता है। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का कुंभ मेला लगता है। जो 4 कुंभ मेला है आपके इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज है, और ये कौन सी नदियों पर लगता है, तो ये आपके गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद जो प्रयागराज का कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार का कुंभ मेला है ये गंगा नदी पर है, और नासिक का कुंभ मेला है गोदावरी पर, और शिप्रा नदी पर है उज्जैन का कुंभ मेला। प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, एक स्थान पर 12वें वर्ष लगता है, और इस प्रकार 12 वर्ष में ये 4 बार लग जाता है चारों स्थानों पर। यहाँ पर एक अर्ध कुंभ भी लगता है, जो कि प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ आता है, जो प्रयागराज में, और 2021 में कुंभ मेला लगने वाला है हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ मेला है वो प्रयागराज में इससे पहले लगा था। पेंटा इंडिया की स्थापना कब हुई है। तो पेटा इंडिया का पूछा आपको, पेटा इंडिया का पूछा है, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी मुंबई में। और बात करूं पेटा की, पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल हो जाएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। और यहाँ पर ये हेडक्वार्टर पेटा का कहाँ पर है, तो ये यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको यदि पेटा इंडिया का पूछा है तो 2000 में आप कमेंट करके बताना पेटा इंडिया का था या फिर जो वर्ल्ड वाइड वाला था पेटा, जिसकी स्थापना 1980 को हुई है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, लाला लाजपत राय ने किस ब्रिटिश अधिनियम का विरोध किया था। तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन है उसका विरोध किया था। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर के एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज लाला लाजपत राय जी पूरी तरह से घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था जब घायल हो गए थे कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। ये बहुत बार एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। साइमन कमीशन के विरोध के कारण इनको यहाँ पर ये हो जाएगा, कौन से अधिनियम में विरोध के कारण ये मृत्यु हो गई थी इनकी। और अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, ब्रिटिश ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो ब्रिटिश ने जो युद्ध था 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध था, उसके बाद उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया है भारत में अपना। और ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल देखिएगा, किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो जाएगी। इसके तहत आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष है, और दुर्घटना बीमा में यदि मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी अपंगता के केस में 2 लाख रुपए का, और आंशिक अपंगता के केस में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है वो दिया जाता है। और ये योजना है 8 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इस योजना का जो सालाना प्रीमियम है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, ये 12 रुपये इसका सालाना प्रीमियम है। और फिर यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट आपके सवाल रिलेटेड फैक्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, बीमा से संबंधित है। ये भी आपकी जीवन ज्योति जो बीमा योजना है, इसके तहत बात करूँ तो 18 से 50 वर्ष है इसकी आयु सीमा, और सालाना प्रीमियम है 330 रुपये। और बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है 2 लाख रुपये की राशि उनके परिजनों को
प्राप्त होती हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर काला जार, ये सवाल फिर रिपीट हुआ है। काला जार किसके कारण होता है? तो काला खांसी नहीं, काला जार पूछा गया था, आपकी ब्लैक फीवर है। तो ये परजीवी के कारण होता है। ऑप्शन में आपकी परजीवी करके था, इससे पहले एग्जाम आया तो उसमें लिस्मानिया भी दिया गया था, तो परजीवी का नाम लिस्मानिया है, उसके कारण ये काला जार रोग होता है। और भारत में काला जार फैलाने वाली रोगवाहक मक्खी का नाम है बालू मक्खियाँ हैं। और काली खांसी का यदि आपके पूछ लें तो ये हो जाएगा जीवाणु के संक्रमण से। कला के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में अभी इस टाइप से सवाल आ रहे हैं, पद्म भूषण विभूषण है, जरूर देख लेना। तो कला के क्षेत्र में ये एग्जैक्ट रिपीट हो गया, 2 दिन पहले ही पूछा गया था कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला है। सेम सवाल पूछ लिया तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्री छन्नूलाल मिश्र को दिया गया है। अन्य जो पद्म विभूषण 7 जनों को दिया है, ये जरूर देख लेना आने वाले शिफ्ट वाले कैंडिडेट। अगला सवाल, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सिक्किम को यहाँ पर 36वें संविधान संशोधन 1975 के दौरान सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के दौरान सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। बाद में यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया है। अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट राज्य जिनको दर्जा मिला है संविधान संशोधन के तहत, जैसे कि 56वें संविधान संशोधन के तहत है, वो किस राज्य को दर्जा दिया गया है? तो इसके अंतर्गत ये 1987 को हुआ था। गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, साथ ही साथ दमन और दीव को यूटी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया। 56वें संविधान संशोधन 1987 गोवा को दर्जा, और 53वें संशोधन 1986 के तहत जो यहाँ पर 371 खंड जी जोड़ा गया अनुच्छेद में, और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संशोधन 1962 के तहत नागालैंड है, इसको विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा है वो दिया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेसी किस गवर्नर जनरल ने लागू की है? मतलब जो सर्वोपरिता की नई नीति है वो उस समय 1813 और 23 में लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर रहे थे, इन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेसी जो नीति है वो लागू की थी। इस नीति का क्या मतलब था? इसके अनुसार कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, उनका अधिकार रहेगा, किसी भी राज्य हो गया तो अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय राज्य को संलग्न करने की धमकी दे सकता है। इस प्रकार ये सर्वोपरिता की नीति थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, आपके दिवस से 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो गया टेक्नोलॉजी वाला, और एक इससे पहले जो वन्य जीव वाला था। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। कब? 11 मई को। और यदि पूछ रहे कि अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे भारत में, तो ये 15 सितंबर को। बहुत बार पूछा जाता है ये किन को समर्पित है, तो ये इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया को समर्पित हैं। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्योंकि सेकेंड परमाणु परीक्षण जो पोखरण सेकेंड है वो 11 मई 1998 को हुआ था, तो इनकी स्मृति में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, या फिर इसका उल्टा कह लें कि जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग है वो नहीं पाया जाता है जो पादप में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में यहाँ पर लवक प्लास्टिड पाया जाता है, और कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज से निर्मित होती है, जो कि पादप में रहती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप में नहीं लेकिन जंतु कोशिका में है, तो ये तारक काय हो जाएगा। सेंट्रोसोम में केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आयुष मंत्रालय का पुराना नाम आपको पूछा है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी इसका पहले नाम था। आयुष मंत्रालय है, आयुष यहाँ पर नेम चेंज हुआ इस डिपार्टमेंट का 2003 में हुआ है। आयुष का क्या मतलब हो गया, तो ए का मतलब आयुर्वेदा हो गया, वाई योगा हो गया, तो इस प्रकार ये आयुष की ये फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा यहाँ पर, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट। देखिए इस सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो सकती है, कमेंट करके बताना ये एग्जैक्ट किस टाइप से सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट सवाल ये नहीं मिला है, ड्रम से रिलेटेड सवाल था और जाकिर हुसैन ऑप्शन में था। तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो इस हेतु 2009 में एक अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया, वो जाकिर हुसैन को दिया गया था, 2009 की बात है ये। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, तो नदी का नाम है सियांग और दियांग, ये किस नदी के अन्य नाम हैं, तो यरलुंग तसंगपो हो गया, सियांग दियांग है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दियांग कहा जाता है, यरलुंग तसंगपो कहा जाता है, तिब्बत में असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है, तो MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग होता है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ सवाल है।
तो अब की बार जो एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस कंप्यूटर के जो प्रत्येक से आ रहे थे सवाल, ये सवाल था MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। अन्य जैसे कि विंडो हो गया उसमें GUI का प्रयोग किया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। और MS DOS है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी राजस्थान पुलिस में आया हुआ सवाल है। तो MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि केरल में तेलुगु मीडियम की स्कूल खोलने की अनुमति न मिले तो कौन से मौलिक अधिकार का विरोध करेंगे? किसी समुदाय को तेलुगु मीडियम के स्कूल खोलने की अनुमति केरला में न मिले तो वो कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा? तो ये हो जाएगा आपकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ये वायलेट होने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम सोशल मीडिया वेबसाइट है। काफ़ी टफ सवाल पूछे गए हैं आज तक, ये तो काफ़ी मेरे को टफ शिफ्ट लगी, सबसे हार्ड शिफ्ट लगी है। प्रथम सोशल मीडिया वेबसाइट है वो 6degree.com हो जाएगी। और प्रथम वेबसाइट की बात करें तो info.sun ये वाली प्रथम वेबसाइट है। और प्रथम जो सोशल मीडिया वेबसाइट 6 डिग्री है, इनके निर्माता कौन है? तो ये एंड्रयू विनरिक हैं 1997 में। ऑस्कर में नामित भारत की अंतिम फिल्म, ये सवाल रिपीट हुआ है, इससे पहले एग्जाम आया था सवाल कि ऑस्कर में निर्मित कौन सी भारतीय फिल्म है वो नहीं है, ये पूछा था। उसमें मैंने बताया था, ये पूरे के पूरे फैक्ट वहीं से मैंने डायरेक्ट टेस्ट किए हैं कि लगान फिल्म को कब ऑस्कर में शामिल किया गया था, मतलब अवार्ड दिया गया था, नामित किया गया था। और अन्य फिल्मों के तीनों के जो 3 मूवी है भारत की जो ऑस्कर में नामित हो चुकी है। आपको आज पूछ लिया कौन सी अंतिम है, तो अंतिम में जो सन देखे होंगे स्टूडेंट ने, उन्होंने टिक किया होगा, लेकिन ध्यान नहीं देते सन वगैरह में ऐसे, मतलब अंदरूनी नहीं देखते, बिल्कुल डीपली पूछ लिया। ये ऑस्कर में नामित भारत की अंतिम फिल्म है वो लगान हो जाएगी। बाकी जो भी मूवी देखते हैं उनको पता ही होगा कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई थी, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर कर सकते थे। लगान है वो 2001 में जो रिलीज हुए हैं। डायरेक्टर कौन है? आशुतोष गावरिकर इनके डायरेक्टर हैं। 3 मूवी है भारत की जो ऑस्कर में नामित हुई हैं। एक तो मदर इंडिया है, सबसे पहले 1957 में आपको पूछ ले, वो मदर इंडिया हो जाएगी। और सलाम बॉम्बे 1988 को ये, लगान 2001 को ये नॉमिनेट हुई है। और ये सबमिशन तो हमेशा प्रत्येक वर्ष भारत भेजता है, लेकिन नॉमिनेट नहीं होती आगे मूवी। 2019 में भारत ने सबमिशन भेजी थी। गली बॉय 2020 में वो जल्लीकट्टू भेजी है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के कौन से राष्ट्रपति वोटों की दूसरी वरीयता के मतों में गिनती में जीते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका VV गिरी हैं। वो राष्ट्रपति जो भारत के 4थे राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो राष्ट्रपति वोटों की दूसरी वरीयता की मतों की गिनती में जीते थे। ये राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 1969 में। और इसमें पहले दौर की मतगणना में कोई उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो वोटिंग हुई थी उस समय ये 8,36,637 मत डाले गए थे। और इस हेतु आपके जीत के लिए हाफ वोट यानी 4,18,469 मतों की आवश्यकता थी। और प्रथम राउंड की जो गणना हुई तो एक को VV गिरी को मिल गए थे यहाँ पर 4,01,000, चाहिए कितने? 4,18,000। और फिर सामने रेड्डी को मिले 3,13,000 हैं। तो फिर सेकंड गणना हुई तो यहाँ पर VV गिरी को 4,20,000 वोट मिले और ये जीत गए थे। तो सेकंड टाइम जो काउंटिंग है वो VV गिरी थे, उस समय राष्ट्रपति बने। अगला सवाल, शक संवत का प्रथम महिला कौन सा है? तो शक संवत का प्रथम महिला हो जाएगा आपके चैत्र महीना है। शक संवत है ये 78 ईस्वी में आरंभ होता है। विक्रम संवत है ये 57 ईसा पूर्व का है। और शक संवत और विक्रम संवत में अंतर क्या है देखिएगा यहाँ पर। शक संवत में और अंतर भी बताऊंगा, इससे पहले थोड़ा आप ये कैलकुलेशन जान लीजिएगा कि शक संवत जैसे कि 2019 की बात करूं तो 2019 में शक संवत कौन सा था? तो मैंने कहा शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ होता है, तो -78 कर लीजिए तो 1941 हो जाएगा। अब विक्रम संवत के लिए ये 57 ईसा पूर्व है, तो प्लस आपको 57 करना पड़ेगा। 2019 में 2006 था विक्रम संवत। शक संवत और विक्रम संवत में महीने तो सेम ही आते हैं, जो महीने चैत्र हो गया, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर रहता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष का। विक्रम संवत में नया महीना, दोनों में शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं, लेकिन विक्रम संवत में जो नया महीना है वो पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। विक्रम में कृष्ण पक्ष से होता है। और शक संवत में नया महीना है वो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है। ये इसमें चेंजेज है। आपको पूछा था पहला महीना कौन सा है, तो चैत्र हो जाएगा। लास्ट फाल्गुन हो गया, तो ये महीनों का क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, बारदो छम नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो बारदो छम नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रचलित नृत्य हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, पहला बायो रिफाइनरी कहाँ पर खोला गया था? तो प्रथम बायो रिफाइनरी है ये पुणे में। ये तो आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट को पता होगा, करंट अफेयर्स का है। संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे जिले में राऊ में स्थित है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा पशुओं से संबंधित हार्मोन है? तो ये भी आप इंसुलिन कर सकते थे, क्योंकि जिब्रेलिन है, ये प्रथम सेट में मैंने बताया था, सेम उस टाइप से आ गया। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन प्रथम सेट में था। कौन से पादप हार्मोन है? उसमें ऑक्सिन ऑप्शन में था, तो ये तीनों ही पादप हैं। इंसुलिन आपकी जंतु हो जाएगा।
अक्टूबर 2020 तक इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है, या फिर इसके फाउंडर पूछे, दोनों ही केस में आंसर हो जाएगा आपके केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइजर। अगला सवाल, एक योजना का नाम पूछा था, तो योजना से बहुत सवाल पूछे गए इस शिफ्ट में, तो एग्जैक्ट ये पूरा सवाल नहीं मिला है कि बुजुर्गों को मूलधन के संदर्भ में हानि होने वाले ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है। तो आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था ये किस टाइप से सही रूप से स्पष्ट सवाल पूछा गया था। एक सवाल नोबेल प्राइज से पूछा गया है, मेडिसिन का बहुत पुराना नोबेल है, स्टूडेंट ने बताया कि 2007 का पूछा गया है, तो 7 का तो इनको मिला है। बाकी कमेंट करके बताना नोबेल वाला एग्जैक्ट किसी को याद है, मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा, वो देख लेना आप पीडीएफ, यदि मेरे को सही सवाल मिल गए, ये सभी मॉर्निंग में डालता हूँ मैं पीडीएफ। एक आपके सवाल ये ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट वाला ये हो गया सवाल जाकिर हुसैन को। और फिर यहाँ पर एक सवाल ये था कि अंतराशेनन यानी जो इंटरक्रॉपिंग है या फिर इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है, ये किससे संबंधित है। तो ये बीच बीच में जो खाली जगह से दूसरी फसल उगाई जाती है, जैसे कि ये वाली फसल है, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया और दूसरी फसल उगा दी, यहाँ पर और नई फसल, इस टाइप से खाली स्थान देकर अलग अलग जो फसलें उगाई जाती हैं वो ही आपकी इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए किसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का ही मुख्यालय कोलकाता में है। इस टाइप से आपके टोटल यहाँ पर एक सवाल जो रिपीट हो गए, 35 जीके के हो गए हैं। काफ़ी टफ सवाल थे, इसलिए सवाल भी नहीं मिले पूरे आज सेकंड शिफ्ट के। बाकी कमेंट करके बताना जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम था, यदि बचे हुए 4-5 सवाल याद हैं तो मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा लास्ट में। कौन सा विषम है, तो गिटार, विलियन और सितार हो गया, पियानो हो गया। कमेंट करके बताना इसमें क्या अंतर होने वाला है। एक ये रीजनिंग में था कि जो संबंध माता का लालन पालन से उसी प्रकार डॉक्टर का किससे, ये ऑप्शन दिए गए थे। फिर एक बेमेल से ये भी पूछा गया था रीजनिंग में कि शांतिवन, राजघाट, किसान घाट और स्मृति वन यहाँ पर सही होना चाहिए। बाकी सभी समाधि स्थल है, जैसे कि शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का, और बात करूँ यहाँ पर मैं किसान घाट की, तो ये चरण सिंह जी का हो जाएगा, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। राजघाट भी ऑप्शन में था, तो ये आपकी महात्मा गांधी का है। अन्य इंपॉर्टेंट जैसे कि शक्ति स्थल किनका, इंदिरा गांधी का है। समता स्थल है जगजीवन राम का, वीर भूमि राजीव गांधी का, किसान घाट चरण सिंह, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का, महाप्राण घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा का, चैत्य भूमि भीमराव अम्बेडकर जी का। तो स्मृति वन यहाँ पर बेमेल होना चाहिए। तो इस टाइप से आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। मैंने लगभग पूरी कोशिश की सवाल कलेक्ट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आज सवाल पूरे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी बहुत से सवाल अपन ने कवर कर लिए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।